दोस्तों नमस्कार। आई कवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रफीक शेख। आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे उस चीज़ का नाम है रेडियो। आप में से बहुत सारे लोगों ने रेडियो, जो पुराने दौर का रेडियो था, वो सुना होगा। आज का जो नया ज़माना है, इसमें इंटरनेट, यूट्यूब, मोबाइल के वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती गई या बंद होती गई। लेकिन रेडियो आज भी सुना जा रहा है और रेडियो सुनने के लोग आज भी शौकीन हैं। अगर रेडियो की शुरुआत की बात की जाए तो आज़ादी के पहले से हिंदुस्तान में रेडियो की शुरुआत हुई थी। कलकत्ता के अंदर सबसे पहले जो है रेडियो क्लब बना, उसके बाद में मुंबई के अंदर और उसके बाद में मद्रास में। रेडियो जो है शुरुआत में कई प्राइवेट लोगों ने शुरू किया था, जिसमें से मुंबई के अंदर एक खुफिया रेडियो स्टेशन चलता था जो कांग्रेस कमेटी का रेडियो स्टेशन था। उस रेडियो स्टेशन के ज़रिए महात्मा गांधी की कई बार जो है तकरीर सुनाई जाती थी। बड़े बड़े जो लीडर्स होते थे उस वक्त के कांग्रेस के या स्वतंत्र सेनानी, उनके जो है रेडियो के ज़रिए विचार सुनाए जाते थे। उसको जो है अंग्रेज़ी सरकार ने बैन करके रखा था। इसके लिए रेडियो स्टेशन चोरी छुपे चला करते थे। आज़ादी के बाद में बॉम्बे रेडियो क्लब बना। इसी तरह से कलकत्ता के अंदर अलग रेडियो क्लब था, मद्रास में अलग रेडियो क्लब था। उन सबको जो है मिला करके सरकार ने अपना एक नया रेडियो स्टेशन शुरू किया जिसका नाम था आकाशवाणी। और आकाशवाणी पे विविध भारती के कई प्रोग्राम आया करते थे, जिसमें से एक प्रोग्राम का नाम आप लोगों ने कई बार जो है सुना होगा रेडियो पर। उस प्रोग्राम को जो है आकाशवाणी के शुरुआत से लेकर के आज तक लोग सुन रहे हैं। उस प्रोग्राम का नाम है हवा महल। हवा महल जो है सुनने के नाम, जो इसका नाम सुना है, जैसे हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई जो है इसमें हंसी मजाक की बात होती है। अक्सर जो है जैसा लोग कहते हैं कि हवाई किले बना रहा है। हवा महल कार्यक्रम में समाज के रोज़मर्रा से जुड़े हुए कई किस्से कहानी सुनाए जाते हैं और जिसमें हंसी का भी जो है एक मिक्सचर होता है और लोग जो है इस तरह की कहानी सुन करके एक अलग ही तरह का आनंद लेते हैं। हवा महल की शुरुआत से लेकर के अभी तक, पहले जो है ये रात में 9 बजे कार्यक्रम आया करता था। अब जो है विविध भारती पे रोज़ रात को 8 बजे ये कार्यक्रम आता है और जिसे जो है आज भी हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों लोग रोज़ाना सुनते हैं। हवा महल कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो इस कार्यक्रम में एक समय ऐसा था कि बड़ी बड़ी विज्ञापन जो कंपनियों का दिया जाता था, वो विज्ञापनों के लिए जो है कंपनी 6-6 महीना इंतज़ार करती थी कि हवा महल कार्यक्रम में हमारा विज्ञापन आ जाए। इसकी मकबूलियत इतनी थी, शोहरत इतनी थी, लोग इस कार्यक्रम को इतना पसंद करते थे। और एक समय ऐसा भी था कि कई हिंदुस्तान के बड़े कलाकार वो इस कार्यक्रम में जो किरदार थे उनको अपनी आवाज़ देना चाहते थे और देते थे। और खुशी खुशी इस कार्यक्रम के लिए जो है कभी उन्हें बुलाया जाता तो वो आ जाते थे। हवा महल कार्यक्रम ने जो लगभग 6 दशक की अगर बात की जाए, 60 साल के करीब, जो शुरू से अभी तक जो चल रहा है, इस तरह का जो कार्यक्रम है हिंदुस्तान के अंदर शायद ही कोई रेडियो का कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जो इतना लंबे तक चला है। दूसरा एक छाया गीत, तो जिसके अंदर तो गाने वगैरह, फिल्मी गाने सुनाए जाते हैं। इस तरह से विविध भारती पे कई तरह के कार्यक्रम आज भी पेश किए जाते हैं। अगर इस कार्यक्रम को आज भी आप सुनेंगे, वैसे तो यूट्यूब के ऊपर
अभी ऑडियो बुक के ज़रिए कई जो है स्टोरी वगैरह जो है आ रही है, कई किताबें आ रही है ऑडियो बुक के ज़रिए। वो इस हवा महल का एक वर्जन समझ लीजिए कि अभी नए इसमें आ रही है। लेकिन हवा महल जो है आज भी जिस तरह से पुराने दौर में आपने सुना होगा, उसी तरह से आज भी उस पर कार्यक्रम आ रहे हैं और सुनाए जा रहे हैं। और उनको सुनने के बाद में जो हम आज का जो टीवी सीरियल है और आज के जो फिल्में हैं या आज यूट्यूब पे जिस तरह का कंटेंट है, आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि हम एक अलग ही दुनिया में वापस चले गए और उसका एक अलग ही मज़ा आएगा। तो आइए थोड़ा हवा महल के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में और लास्ट में जो है चलते चलते थोड़ा सी जो कार्यक्रम होता है हवा महल वो भी सुनाऊंगा मैं। किस तरह से जो है आर्टिस्ट इसके अंदर जो है अपनी आवाज़ देते हैं, वो भी आपने देखा है। और अगर ये कार्यक्रम जो वीडियो आपको पसंद आए तो आप जो है ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की जो वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आईकॉन न्यूज़ के लिए आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। विविध भारती ने नई मंजिलों को छुआ है। जब हम रेडियो जाते थे तो वहां की दुनिया देखते थे, बिल्कुल अलग दुनिया। एक माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन के सामने बैठे हुए हैं समाचार वाचक भी माइक्रोफोन पे अपनी बात पूरे विश्व को सुना रहा है और नाटक करने वाले कलाकार, अभिनेता वो भी माइक्रोफोन के सामने खड़े हैं। तो तब ऐसा लगता था कि ये रेडियो के इर्द गिर्द नाटक करना ये एक क्या चीज है, और उसमें आवाज के जरिए एक आत्मा पैदा करना। जब हम विजुअली किसी को देखते हैं तो बात दूसरी होती है, लेकिन आवाज के जरिए पात्रों को बनाना, कैरेक्टराइजेशन और एक तस्वीर खींच देना जो हो रहा है उसकी, ये एक इसी माध्यम में संभव था। वाह 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 वाह, बड़े कहकहे लग रहे हैं। मैं पूछ सकता हूँ कि किस उपलक्ष्य में ये दांत फाड़े जा रहे हैं? वो आज फादर से पिछले कई दशकों से प्रसारित हवा महल कार्यक्रम है हास्य व्यंग्य से भरपूर झलकियों, रहस्यों और लघु नाटिकाओं का, जिनमें रंगमंच, फिल्म और टेलीविजन के नामी गिरामी कलाकार अपने अभिनय से श्रोताओं को गुदगुदाते हैं। हद है, अति हदों की भी हद है। मकान मेरा, कमरा मेरा और मैं ही किराए के लिए तरस रहा हूँ। आज मैं इन तीनों कमबख्तों से किराया वसूल करके ही रहूंगा या फिर सामान सहित इन्हें हमेशा के लिए चलता कर दूंगा। कहाँ छिप गए हैं? अरे देखो, ये शेर तुम्हें ललकारने आया है। बाहर निकलो और सामना करो इस शेर का। अरे शेर गया पानी भरने, पहले तुम इस हाथी का सामना तो कर लो। देखो गुप्ता जी, अभी मेरा पड़ोसियों से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। अरे वाह, लड़ने तो मैं आया हूँ, तुम्हारे पास मुद्दा ही क्या है मुझसे लड़ने का? आपके पास कौन सा मुद्दा है? मेरा कुर्ता मुद्दा है। क्या मतलब? अरे मेरी प्यारी साली ने कितने प्यार से मुझे कुर्ता भेंट किया था। इत्र के पानी में उसे धोकर मैंने बड़े दुलार से उसे सूखने डाला था। ओहो यार, असली मुद्दा क्या है? मेरे उस कुर्ते में ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बन गया। क्या मतलब? अरे जहां मेरा कुर्ता सूख रहा था उसके ऐन ऊपर एक तार बंधा था, उस पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। तो अरे तो क्या, नाबकुल चिड़िया ने मेरा कुर्ता खराब कर दिया यार। उस वक्त एक चाहत बहुत रहती थी कि वो 15 मिनट के जो छोटे नाटक, हास्य नाटक रिकॉर्ड किए जाते हैं आकाशवाणी पर, उसमें जरूर हमें करने का मौका मिले। क्योंकि होता क्या था कि जैसी प्रथा थी उस वक्त, विविध भारती पर जो हवा महल कार्यक्रम आता था उसमें विविध भारती स्वयं भी अपने नाटक, हास्य नाटक निर्माण करते थे। इसके अलावा बाकी जो दीगर स्टेशन होते थे हिंदुस्तान के, वहां से भी वो झलकियां सेलेक्ट होकर आती थी, वो सेलेक्ट करके भेजते थे और वो फिर हवा महल में प्रसारित की जाती थी। और हवा महल में झलकियां आपके, जिसमें आप बतौर ड्रामा आर्टिस्ट काम कर रहे हो, उस पर प्रसारण किया जाना, वो बड़ा एक हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय था। क्योंकि हवा महल
बहुत बहुत। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं V.M. आनंद की लिखी हास्य नाटिका मरने के बाद, निर्देशक दीनानाथ। अरे मैंने कहा सोहन की माँ कहाँ हो? हाय क्यों चिल्ला रहे हो? रसोई में हूँ, रसोई में। कोई काम भी करने दोगे या चिल्लाते ही जाओगे? ये तो तुम कब से कह रही हो कि तुम रसोई में हो, लेकिन खाना तो अभी तुमने दिया ही नहीं और यहाँ भूख जोरों से लग रही। हाय हाय, तुम नौकरी से क्या रिटायर हुए, तुम तो दिमाग से भी रिटायर हो गए। शाम को 6 बजते ही तुम्हें खाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देते। देखो देखो सोहन की माँ, जब नौकरी में था ना तब भी यही आदत थी और अब भी यही आदत है कि मैं कोई काम पेंडिंग में नहीं छोड़ता। हाँ, और फिर कुछ ख्याल भी तो करो, मैं रिटायर्ड सही, बूढ़ा सही, लेकिन हूँ तो तुम्हारा पति देव। तुम्हारा फर्ज है तुम मेरी सेवा किया करो। अच्छा, तो मैं तुम्हारी सेवा करूं? यू आर मोस्ट वेलकम। तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाऊं? ऑमलेट? ले आओ 1-2 प्लेट, क्या चाहिए? तुम्हारे लिए चाट बनाऊं? चाट? व्हाई नॉट? जरूर जरूर जरूर। ये मूंग और मसूर की दाल है? आमलेट और चाट के साथ मसूर की दाल, यानी कि सब की सब चीजें नमकीन, मीठा कुछ भी नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा दिन बेकार खाट पर पड़े ऐठते रहते हो, न काम न धाम, और फिर हर वक्त तुम्हें कुछ खाने को जरूर चाहिए। हे भगवान, ऐसी भी कोई औरत होगी इस दुनिया में जो अपने पति को खाने पीने से टोके? हाय हाय, मैं कब रोकती हूँ तुम्हें खाने से? खाओ, खूब खाओ, घर में टकसाल जो लगी है रुपयों की। अरे भाग्यवान, जरा आहिस्ता बोल, आहिस्ता, चिल्ला चिल्ला कर अड़ोसियों पड़ोसियों की नजरों में जलील तो ना कर। ना जाने मेरा तुझसे छुटकारा कब होगा। हे भगवान, कृपा निधान कर कल्याण, या तो मेरे ले ले प्राण और या ओहो, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, उसमें भी टांग अड़ा रही है। तुम इस तरह गुस्से में बोल रही हो सोहन की माँ, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। प्रार्थना क्या मैं हक करूंगा? हे भगवान, कृपा निधान कर कल्याण, या तो मेरे ले ले प्राण और या भी मेरे ही ले ले प्राण। तो अब तो खुश हो। और उसी दिन रात को जब मंगतराम जी सो रहे थे तो किसी ने आकर झंझोड़ा। तुम कौन हो भाई? मुझे कहाँ ले जा रहा हो? छोड़ दो मेरा हाथ। बेकार हाथ छुड़ाने की कोशिश मत करो, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते प्राणी। प्राणी? कौन प्राणी? भाई मेरा नाम बिगाड़ने की कोशिश मत करो, मैं हूँ मंगतराम उर्फ मंगता, रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर। अब तुम न मंगतराम हो और न मंगता, अब तुम सिर्फ प्राणी हो, प्राणी। लेकिन आपकी तारीफ? मैं यमराज का एजेंट हूँ। यमराज का एजेंट? कुछ समझ में नहीं आया। बैंक एजेंट, कमीशन एजेंट, मैनेजिंग एजेंट, प्रॉपर्टी एजेंट, ट्रैवल एजेंट सुन रखे थे, लेकिन ये यमराज का एजेंट तो पहली बार सुना है। तुम अभी तक नहीं समझे भोले प्राणी, मैं यमदूत हूँ, यमदूत। क्या कहा? यमदूत, अब तुम मर चुके हो और मैं तुम्हें यमराज के पास ले जा रहा हूँ। मैं मर चुका हूँ? लेकिन किस खुशी में भाई साहब? मेरा मतलब मेरा कसूर क्या है? भूल गए भोले प्राणी, कल शाम को तुम खुद ही भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, कृपा निधान कर कल्याण, ले ले मेरे प्राण, और अब पूछते हो कि मेरा कसूर क्या है? वो प्रार्थना? वो प्रार्थना मैं भगवान से थोड़ा ही कर रहा था, वो तो मैं अपनी पत्नी को डरा रहा था। लेकिन भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। जो बात मैं पत्नी से कर रहा था वो भगवान ने सुन ली, यानी कि रॉन्ग नंबर मिल गया। कल शाम को पूरे 6 बजे तुमने भगवान से प्रार्थना की कि ले लो मेरे प्राण, और 6:01 पर मैंने तुम्हारे पास पहुंचकर तुम्हारे प्राण निकाल लिए। कमाल है, बड़ी प्रॉम्प्ट सर्विस है। मेरी एक बात मानो यमदूत जी, तुम यमराज की नौकरी छोड़कर किसी फायर ब्रिगेड में नौकरी कर लो, इससे जनता का भी भला हो जाएगा। इधर आग लगी, उधर तुम फायर ब्रिगेड लेकर पहुंच। प्राणी, हाथ छुड़ाने की कोशिश मत करो, अब तुम भूल जाओ उस दुनिया को। मैं कैसे भूल जाऊं उस दुनिया को जहां मेरी पत्नी रहती है? जब तुम मुझे लेकर चले थे उस वक्त वो मेरे लिए पराठे बना रही थी।
वो बेचारी वहां बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी। जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा वो भी खाना नहीं खाएगी। तुम भी अजीब तरह के इंसान हो। शरीर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा खाने का लालच नहीं छूटा। मिस्टर यमदूत, काश के तुमने मेरी पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना खाया होता। हाय 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 हाय। छोटी छोटी मुलायम मुलायम भिंडियों की सब्जी, काले काले चमकदार बैंगनों का भरता, उड़द की दाल और उसमें देसी घी का तड़का। लालची इंसान, चलो मेरे साथ। अब तुम उस दुनिया से बहुत दूर आ चुके हो। महाराज, इतना जुल्म तो न करो मेरे साथ। तुमने खुद ही तो प्रार्थना की थी कि ले लो मेरे प्राण। अरे भाई, कह तो दिया मैंने। मैं तो अपनी पत्नी से मजाक कर रहा था। तुम आसमान में रहने वाले क्या जानो, हम आदमियों को अपनी पत्नियों को डराने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब मैं यकीन दिलाता हूँ महाराज, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। कान पकड़ता हूँ, अब मैं मरने का कभी भी नाम नहीं लूंगा। एक बार मुझे वापस ले चलो उस दुनिया में। मेरी पत्नी, मेरा लड़का, मेरे रिश्तेदार और दोस्त सब मेरे लिए रो रहे हैं। लेकिन अब तुम्हारे वापस जाने का कोई फायदा नहीं। क्यों महाराज? क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे शरीर का संस्कार कर चुके हैं। अगर तुम फिर शरीर धारण करके उस दुनिया में वापस पहुंचोगे तो लोग तुम्हें भूत समझेंगे। भूत? लेकिन कोई तो उपाय सोचिए महाराज। सिर्फ एक तरीका हो सकता है प्राणी। क्या? पहले सिर्फ तुम्हारी आत्मा वहां जाएगी, यानी कि लोग तुम्हारी बात तो सुन सकेंगे लेकिन वो तुम्हें देख नहीं सकेंगे। अब तुम अपनी आवाज से आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को यकीन दिला दोगे कि तुम मरे नहीं, जिंदा हो, तो फिर तुम्हें शरीर भी मिल जाएगा। मुझे मंजूर है महाराज। मुझे ले चलो वापस उस दुनिया में जहां मेरी पत्नी है, मेरा लड़का है, मेरे रिश्तेदार हैं और दोस्त हैं। वो मेरी आवाज सुनेंगे तो मारे खुशी के नाच उठेंगे। तो चलो वापस उस दुनिया में। देखो प्राणी, हाँ। तुम अब इस दुनिया में वापस आ गए। हाँ, वही मोहल्ला। अब तुम प्राणी नहीं हो। हाँ। अब तुम फिर मंगतराम उर्फ मंगता हो। हाँ। देखो, ये लोग तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी याद में मातमी जलसा कर रहे हैं। जी हाँ महाराज। और वो देखिए, वो मेरा जिगरी दोस्त रुलाया राम भाषण देने के लिए खड़ा हो रहा है। भाइयों और बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज हम लाला मंगतराम की मौत पर शोक प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लाला मंगतराम का रोता हुआ चेहरा जब भी हमारे सामने आता है, हमें हंसी आ जाती है। रुकिए साहबान, रुकिए। जो तालियां आपने बजाई हैं उन्हें कैंसिल कर दीजिए। मैं गलत बोल गया। मेरा मतलब है कि जब लाला मंगतराम का हंसता हुआ चेहरा हमारे सामने आता है तो हमें रोना आ जाता है। तुम हमको रोने के लिए छोड़ गए मंगतराम। महाराज, मेरा ख्याल है मैं अपने आप को जाहिर कर दूं कि मैं जिंदा हूं। चूको मत मंगतराम, यही मौका है। अपने दोस्त रुलियाराम को और न रुलाओ मंगतराम। तुम कहाँ हो मंगतराम? मैं यहाँ हूँ रुलियाराम। है? ये कौन है बेवकूफ जो बीच में बोल रहा है? हाँ, तो मैं कह रहा था, लाला मंगतराम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सूझबूझ वाले इंसान थे, वो मौका शनास थे। वो जानते थे कि किस वक्त कौन सी बात कहनी है। अरे ये कौन है बदतमीज जो फिर बीच में बोल रहा है? मैं मंगतराम बोल रहा हूँ। मंगतराम? हाँ रुलियाराम, जिसकी याद में तुम ये मातमी जलसा कर रहा हो। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। खामोश हो जाओ। हाँ तो साहिबान, आज मंगतराम हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी याद हमेशा हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। काश कि वो आज जिंदा होते और अपनी आंखों से देखते कि हम किस शान से उनका मातमी जलसा कर रहे हैं। रुलियाराम, अगर तुम चाहो तो मैं सचमुच तुम्हारे सामने आ सकता हूँ। हाँ, तुम सामने आओ तो सही। एक बार तुम मेरे हाथ में आ गए तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली बराबर कर दूंगा। कमबख्त,
मातमी जलसे में खलल डालता है। मंगतराम, अब चलो यहाँ से, तुम्हें यहाँ कोई नहीं पहचानेगा। ओह अच्छा, मुझे घर ले चलो महाराज। वो देखिए महाराज, मेरा लड़का सोहन मेरी याद में किस तरह रो रहा है। सोहन, रीटा, तुम अपने बापू की याद में इस तरह कब तक रोते रहोगे? जब तक घर के और लोग रो रहे हैं। सोहन, तुम्हें अपने बापू के मरने का बहुत दुख है? हाँ, बहुत दुख है। तुम्हें याद है सोहन, तुम्हारा बापू हमारी मोहब्बत की राह में रोड़े अटकाया करता था। हाँ, याद है। और तुम्हारा बापू कितना लालची था। हाँ रीटा, मैं वाकई इस बात से बहुत परेशान था। चलो छुट्टी हुई, अब तो हमारा रास्ता साफ हो गया। अब हम चैन से शादी कर सकेंगे। रीटा, मेरा हाथ न मत पकड़ो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। कौन है? कोई भी तो नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी की आवाज आ रही है। यहाँ तो कोई नहीं, तुम्हारा वहम है। हाँ तो अब बताओ सोहन, तुम कब शादी करोगी मेरे साथ? बस अब क्या देर है रीटा, चट मंगनी पट गया। जब जब मुझे बाप याद आता है रोना आ जाता है। उसने इतना भी नहीं सोचा उसके बाद मेरा क्या होगा। वो अपने हाथों से अपने सोहन के हाथ भी पीले नहीं कर गया। सोहन, रो मत, खामोश हो जाओ। क्या खामोश हो जाऊं? मेरा ताजा ताजा बाप मरा है, मैं रो भी नहीं। मैं पूछता हूँ तुम हो कौन? मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरा बाप? मेरा बाप? जरा सामने आओ, मैं तुम्हें मजा चखाऊं। तुम्हें भी वहीं पहुंचा दूंगा जहाँ मेरा बाप गया। क्या है सोहन, तू किससे झगड़ रहा है बेटे? ना जाने माँ यहाँ कौन है, सामने भी नहीं आता और काम का बोलता चला जा रहा है। मैं बापू की याद में दुखी हूँ और ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। सोहन की माँ? कौन है? सोहन की माँ? पिटे मुंह, हमारे घर में मातम हो रहा है और तुम हे कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? कौन हो तुम? मैं हूँ, मेरा मतलब है मैं हूँ मंगता। मंगता? मंगता? हाँ सोहन। अरे ये कोई वक्त है मांगने का? सोहन की माँ, मुझे पहचानने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। पति, मैं तुम्हारा पति हूँ। पति पति, पहचानो पहचानो, मुझे पहचानो। क्या चिल्ला रहे हो कि तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा पति हूँ? अरे वो तो तुम पिछले 40 साल से चिल्ला रहे हो कि तुम मेरे पति हो। कोई नई बात बताओ। अच्छा, हाँ हाँ, मैं तुम्हें नई बात बताता हूँ। मैंने एक बड़ा भयानक सपना देखा। सपने में क्या देखता हूँ कि मैं मर चुका हूँ और यमदूत मुझे यमराज के पास ले जा रहे हैं। सच? फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रहे। नहीं, मेरे कहने सुनने पर मुझे उस दुनिया में गिरा गया। फिर मैंने देखा कि मरने के बाद लोग किस तरह मुंह फेर लेते हैं। मुझे किसी ने भी नहीं पहचाना, रुलाया राम ने नहीं पहचाना, सोहन ने नहीं पहचाना, यहाँ तक कि तुमने भी नहीं पहचाना। मैंने देख लिया है मरने के बाद क्या होता है। अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं कभी नहीं मरूंगा, कभी नहीं मरूंगा। आय हाय, मैं पूछती हूँ, अगर तुमने कभी मरना ही नहीं था तो बीमा क्यों कराया था? तो क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं मर जाऊं? हे भगवान, हे कृपा निधान कर कल्याण, अब ऐसे ले ले प्राण के वापिस आने का कभी ना लू नाम। हे भगवान, कृपा निदान कर ले कल्याण, ले ले। अगर उस यमदूत ने सुन लिया तो ले जाएगा फिर मेरे प्राण। नहीं 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 नहीं, हे भाग्यवान, सुबह हो गई, ले आ नाश्ता, ले आ पकवान। अभी आपने हास्य नाटिका सुनी मरने के बाद। लेखक थे V.M. आनंद, निर्देशक दीनानाथ। ये हास्य नाटिका आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी। लेकिन 50 साल के अरसे में तकनीकी तौर पर भी विविध भारती ने नई मंजिलों को छुआ है। जब हम रेडियो जाते थे तो वहां की दुनिया देखते थे, बिल्कुल अलग दुनिया। एक माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन के सामने बैठे हुए हैं समाचार वाचक भी माइक्रोफोन पे अपनी बात पूरे विश्व को सुना रहा है और नाटक करने वाले कलाकार, अभिनेता, वो भी माइक्रोफोन के सामने खड़े हैं। तो तब ऐसा लगता था कि ये रेडियो के इर्द गिर्द नाटक करना ये एक क्या चीज है। और
उसमें आवाज के जरिए एक आत्मा पैदा करना। जब हम विजुअली किसी को देखते हैं तो बात दूसरी होती है, लेकिन आवाज के जरिए पात्रों को बनाना, कैरेक्टराइजेशन और एक तस्वीर खींच देना जो हो रहा है उसकी, ये एक इसी माध्यम में संभव था। वाह 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 वाह, बड़े कहकहे लग रहे हैं। मैं पूछ सकता हूं कि किस उपलक्ष्य में ये दांत फाड़े जा रहे हैं? वो आज फादर से पिछले कई दशकों से प्रसारित हवा महल कार्यक्रम है हास्य व्यंग्य से भरपूर झलकियों, प्रहसनों और लघु नाटिकाओं का, जिनमें रंगमंच, फिल्म और टेलीविजन के नामी गिरामी कलाकार अपने अभिनय से श्रोताओं को गुदगुदाते हैं। हद है, अति हदों की भी हद है। मकान मेरा, कमरा मेरा और मैं ही किराए के लिए तरस रहा हूं। आज मैं इन तीनों कमबख्तों से किराया वसूल करके ही रहूंगा या फिर सामान सहित इन्हें हमेशा के लिए चलता कर दूंगा। कहाँ छिप गए हैं? अरे देखो, ये शेर तुम्हें ललकारने आया है। बाहर निकलो और सामना करो इस शेर का। अरे शेर गया पानी भरने, पहले तुम इस हाथी का सामना तो कर लो। देखो गुप्ता जी, अभी मेरा पड़ोसियों से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। अरे वाह, लड़ने तो मैं आया हूं, तुम्हारे पास मुद्दा ही क्या है मुझसे लड़ने का? आपके पास कौन सा मुद्दा है? मेरा कुर्ता मुद्दा है। क्या मतलब? अरे मेरी प्यारी साली ने कितने प्यार से मुझे कुर्ता भेंट किया था। इत्र के पानी में उसे धोकर मैंने बड़े दुलार से उसे सूखने डाला था। ओहो यार, असली मुद्दा क्या है? मेरे उस कुर्ते में ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बन गया। क्या मतलब? अरे जहां मेरा कुर्ता सूख रहा था उसके ऐन ऊपर एक तार बंधा था, उस पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। तो अरे तो क्या, नाबकुल चिड़िया ने मेरा कुर्ता खराब कर दिया यार। उस वक्त एक चाहत बहुत रहती थी कि वो 15 मिनट के जो छोटे नाटक, हास्य नाटक रिकॉर्ड किए जाते हैं आकाशवाणी पर, उसमें जरूर हमें करने का मौका मिले। क्योंकि होता क्या था कि जैसी प्रथा थी उस वक्त, विविध भारती पर जो हवा महल कार्यक्रम आता था उसमें विविध भारती स्वयं भी अपने नाटक, हास्य नाटक निर्माण करते थे। इसके अलावा बाकी जो दीगर स्टेशंस होते थे हिंदुस्तान के, वहां से भी वो झलकियां सेलेक्ट होकर आती थी, वो सेलेक्ट करके भेजते थे और वो फिर हवा महल में प्रसारित की जाती थी। और हवा महल में झलकियां आपके, जिसमें आप बतौर ड्रामा आर्टिस्ट काम कर रहे हो, उस पर प्रसारण किया जाना, वो बड़ा एक हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय था, क्योंकि हवा महल बहुत पॉपुलर था। फिल्म संगीत विविध भारती की जान है। मन चाहे गीत, छाया गीत, भूले बिसरे गीत, चित्रलोक जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में नए पुराने फिल्मी गीत प्रसारित किए जाते हैं, जिन्हें लोग बड़े चाव से सुनते हैं। विविध भारती ने जिस तरह समूचे देश में ही नहीं, आसपास के देशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार किया है, वो रेडियो प्रसारण के इतिहास का महत्वपूर्ण आयाम है। शुरू से ही विविध भारती घर और परिवार से दूर, सरहद पर तैनात फौजी भाइयों की तन्हाई की संगिनी बनी फिल्मी गीतों के दैनिक कार्यक्रम जयमाला के द्वारा। सप्ताह में एक दिन इस कार्यक्रम को पेश करने के लिए किसी फिल्मी हस्ती को आमंत्रित किया जाता है। चंद साल पहले एक रिटायर्ड फौजी ने मुझे खत में लिखा था कि एक रात 14,000 फीट की ऊंचाई पर वो ड्यूटी दे रहा था। सांस लेना मुश्किल था, जिंदगी के आसार कम थे, हर शय बर्फ की तरह जमी हुई थी। अगर थोड़ी सी हरकत थी तो ख्यालों में थी। परेशान था, वहां से निकलने की सोच रहा था कि अचानक फिल्म उसने कहा था का वो सीन याद आया, जब एक सैनिक दूसरे सैनिक को बचाने के लिए अपनी जान गंवा देता है। फौरन वो तन कर खड़ा हो गया, लगा जैसे सांसों की गर्मी से बर्फ पिघलने लगी है और वो इस भयानक